हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा सामाजिक विज्ञान के ऊपर में एक जो हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखला है एसएसटी के लिए कंटेंट प्लस पेडागोजी की, उसको हम लोग यहाँ पर में एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं एक बहुत ही बढ़िया सा कोट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। इंस्पिरेशन एग्जिस्ट बट इट हैज़ टू फाइंड अस वर्किंग। इंस्पिरेशन जो है वो होती है, लेकिन आप लोगों को ना काम भी करते रहना पड़ता है। जब आप काम करते हो ना तो अपने आप इंस्पिरेशन आती रहती है, आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहता है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि बहुत बड़ा अगर आपको कुछ काम है, अगर आपने छोटी छोटी सफलताएं हासिल की है तो आपका मोटिवेशन बढ़ता जाता है, आपका जो एक हिम्मत है वो बढ़ती जाती है आप लोगों की और ज़्यादा काम करने के लिए। तो ये ना पिछले वाले काम का रिजल्ट आप लोगों को आने वाले काम के लिए जो है प्रेरित करता है, उसके लिए आप लोगों को हिम्मत देता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? कितने लोगों ने कभी ना कभी जिंदगी में इस चीज को ऑब्जर्व किया है? हाथ ऊपर करके बताइए कितने लोग मानते हैं इस बात को कि यार हाँ ऐसा होता है, अगर थोड़ा सा मिले हिम्मत तो आगे बढ़ते जाता है इंसान। तो वही चीज आप लोगों ने करनी है फ्रेंड्स। चलिए तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया है 650 से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पर में सेशन को लाइक कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इतने ज्यादा प्यार के लिए कि सेशन स्टार्ट होते ही आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपकी पेड क्लास ली उसके अंदर मैं आप लोगों को करवाया था ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड आप लोगों को ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला गया है कि आपको बताना है कि ऋग्वैदिक काल के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चीजें थी। ऋग्वैदिक काल मतलब कब का? आज से करीब 3500 साल पहले, ईयर्स अगो, ये ऋग्वैदिक काल है। तो कभी अगर आ जाए कि ऋग्वैदिक काल कब का था तो 3500 साल पहले का। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा जो है वो लोगों से टैक्स इकट्ठा करता था। राजा का पुत्र जो है वो अपने आप राजा बन जाता था। मतलब अगर आप राजा के बेटे तो अगला आप ही राजा बन जाओगे यहाँ पर, क्योंकि आप राजा के बेटे हो। तो ये ऐसा होता था क्या? बताएंगे आप लोग सभी लोग। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट हमने यहाँ पर में एक क्वेश्चन जो है पेड क्लास में किया था। अभी 6 बजे भी आप लोगों की जो है फ्रेंड्स एक क्लास है न्यू आइडियाज वाली, उसमें भी हम लोग मिलेंगे। तो राजा के पास लोगों से एक कर एकत्र करने की शक्ति थी, ठीक है? तो नहीं, ठीक है, राजा जो है ऋग्वैदिक काल में टैक्स इकट्ठा नहीं करता था, ठीक है। टैक्स इकट्ठा करने की परंपरा महाजनपद काल से आई है। ऋग्वैदिक काल में टैक्स इकट्ठा करने की परंपरा नहीं थी। राजा का पुत्र अपने आप राजा नहीं बन जाता था, जो काबिल होता था उसको लीडर चुना जाता था, वो राजा बनता था। राजा का बेटा अपने आप राजा नहीं बन जाता था, बाद में ये प्रथा शुरू हुई, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके गलत है। तो अब बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर सी लगाया था, केवल 27% लोग थे जिन्होंने आंसर डी लगाया था। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है, उल्टे दिए हुआ है, उल्टा पॉइंट दिया हुआ है। तो एग्जामिनर भी आप लोगों से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछने की संभावना एग्जामिनर की आप लोगों से, ठीक है। आप लोग अब गलत तो नहीं करोगे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार बता देंगे कि सर अब गलत हुआ, लेकिन अब गलत नहीं होगा अगर ऋग्वेद के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। ऋग्वेद में जो भाषा बोली जाती थी फ्रेंड्स, जो जिस परिवार में जन्म होता था, जो समुदाय थे, संस्कृति थी, जो काम करते थे, उसके आधार पर जो है आप लोगों को अलग अलग छोटी छोटी जो है चीज़ों में बांटा गया था, डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। जैसे कि अगर आप मान लो पंडितगिरी करते हो, ठीक है, ब्राह्मण हो आप, अगर पंडित जी है और वो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, वेदों की पढ़ाई करते हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाएंगे। इसके अलावा जो है फ्रेंड जो राजा था वो क्षत्रिय होता था। राजा के पास क्या अपनी कोई राजधानी होती थी? नहीं, राजा के पास कोई राजधानी नहीं होती थी। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स कि अलग अलग जब राजे रजवाड़े हुए तो उन लोगों ने राजधानियां बनाना स्टार्ट की थी। राजा के पास में ऋग्वैदिक काल में राजधानी नहीं होती थी। क्या उसके पास में कोई पैलेस होता था, कोई एक बहुत बड़ा सा महल होता था? नहीं होता था। क्या वो टैक्स कलेक्ट करता था? नहीं करता था। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या राजा का बेटा ऑटोमेटिकली राजा बन जाता था? नहीं बनता था। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। राजा का बेटा अपने आप राजा नहीं बनता था, ओके। राजा लोग क्या करते थे, जो ये इनके ग्रुप होते थे, एक दूसरे के दूसरे वाले कबीलों के ऊपर में हमला किया करते थे। जो भी वेल्थ ये लोग लूट कर लेकर आते थे, ठीक है, राजा या जो लीडर होता था वो कुछ अपने पास रख लेता था, ठीक है, कुछ जो है वो पुजारियों में बांट देता था, और जो बच जाता था वो अपने लोगों में बांट देता था। कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा, कुछ हिस्सा पुजारियों में बांट देगा, और बाकी जो बचा जनता में बांट दो, लो जनता लोग जाओ खुश रहो करके, ठीक है, इस तरीके से। अरे रोको कोई उस घोड़े को। अच्छा उजाला सिंह जी, कोई बात नहीं, देखिए घोड़ा ही है बेचारा, वो कम से कम वो तो भाग रहा है, भागने दो उसको। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यज्ञ वगैरह परफॉर्म किए जाते थे, उसमें भी कुछ पैसा दिया जाता था, ठीक है, यज्ञ परफॉर्म करने के लिए कि भगवान लाख लाख शुक्र है कि हम लोग जो है जीत गए। या फिर कई बार ऐसा होता था कि युद्ध के पहले भी यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ में घी दिए जाता था, घी को डाला जाता था, ओम भट स्वाहा, ठीक है, अनाज डाला जाता था, ठीक है। और कभी कभार तो एनिमल्स को भी, सोचो ये उठा के लाया अपने घोड़े को, अरे चल घोड़े चल, देखो सेक्रीफाइस करना है, देखो आग में डालेंगे करके,
और ला के आग में डाल दिया टुपुक करके। वो घोड़ा बोल रहा भाई मैंने क्या किया था तुम्हारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भगवान की यहाँ पर में आहुति दी जाती थी भगवान के लिए, तो किन किन चीज़ों की आहुति दी जाती थी? तो अनाज की, गेहूं की, ठीक है, घी की, और कभी कभार तो जानवरों को भी डाल दिया जाता था, ठीक है। थैंक यू सनराइजर्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। तो कोई रेगुलर आर्मी होती थी क्या इनके पास में? नहीं, कोई रेगुलर आर्मी भी नहीं होती थी। देखो बेचारा राजा, ठीक है, क्या क्या सीखा हमने, रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे साथ साथ में रिवीजन करो आप लोग। बेचारा राजा, उसके पास में ना तो राजधानी है, राजधानी नहीं, कोई पैलेस नहीं, ना तो उसका बेटा राजा बन जाएगा अपने आप, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। केवल जब युद्ध होगा तभी जो है फ्रेंड्स क्या किया जाता था, मीटिंग होती थी और आर्मी को गठन किया जाता था, आर्मी का गठन किया जाता था, ठीक है। जो सबसे बहादुर और कुशल योद्धा होता था उसको लीडर चुनते थे ये लोग अपना। अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दी गई है, आपको बताना है कि किस बारे में यहाँ पर मैं बात हो रही है, ओके, कौन से वाली चीज की बात हो रही है। यहाँ सूरज है, ये अर्थ है और ये मून है, और ये मोस्ट प्रोबेबली पानी है ना, पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी जो है उसके सरफेस पर। तो क्या हो रहा है कि यहाँ सूरज की गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर में खींच रहा है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इधर खींच रहा है। तो ये ना टाइड बनाते हैं, एक्चुअली ये ज्वार भाटा बना रहे हैं। तो जब ऐसे 90 डिग्री बनाते हैं ना ये लोग, तो इसको बोला जाता है नीप टाइड, ठीक है, आप लोगों का लघु ज्वार भाटा। अगर तीनों एक ही एंगल में आ जाते, ये सूरज, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते, तो बड़ा वाला जो है ज्वार भाटा उठता है। टाइड जो होती है ना बड़ी वाली उठती है, जिसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं, बृहद ज्वार भाटा। तो अभी फिलहाल के अंदर में देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहे तीनों, इसी वजह से इसको नीप टाइड कहा जाएगा, लघु ज्वार भाटा। ओके चलिए, तो लघु ज्वार भाटा ये याद रखना आप लोगों ने। अच्छा टाइड्स क्या होती है, ज्वार भाटा क्या होते हैं? तो क्या होता है ना कि एक पृथ्वी पर हर रोज समुद्र के ऊपर में एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी पर पानी का स्तर उस जगह पे, किसी एक खास जगह पे पानी का स्तर बढ़ता है, और एक समय ऐसा आता है उसी दिन जब पानी का स्तर कम होता है। तो जो एक दिन में, ठीक है, पानी का स्तर बढ़ना और कम होना, इसी को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। टाइड्स कहा जाता है इसको, लो टाइड हाई टाइड। ओके, जब पानी का स्तर बढ़ता है, अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है तो उसको हाई टाइड बोलते हैं, ठीक है, ज्वार बोलते हैं उसको। और जब पानी का स्तर कम होता है तो उसको भाटा कहा जाता है, ठीक है। भाटा मतलब घाटा, ऐसे याद रख लो आप लोग, कभी अगर आ जाए हिंदी वालों के लिए, भाटा मतलब घाटा, ठीक है। तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता, कौन सा गाना था वो वाला, तो बस वो याद रखना। इसमें तेरा घाटा मतलब, घाटा मतलब बेसिकली पानी का कम हो जाना। बिल्कुल पूजा यादव जी दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक जो है ना कुछ एफिडेविट वगैरह टाइप का कुछ एक लेकर चले जाना साथ में अपने। ओके चलिए जी, हाँ बिल्कुल, मुंबई के हाजी अली के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर में क्या होता है कि जब वो वहाँ पर में हाई टाइड आता है ना, तो वो पानी, वो जो रास्ता है वो कट ऑफ हो जाता है पानी, फिर वो पानी का स्तर नीचे जाता है, तो फिर लोग आना जाना करते हैं। बिल्कुल, तो ये होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ऐसा क्यों होता है, पानी बढ़ता और घटता क्यों है? अगर पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही रेखा में है, तो सूरज और चंद्रमा दोनों जो है वो खींचेंगे ऐसे, वो क्या होता है, टग ऑफ वॉर टाइप का, ऐसा अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेंगे, तो वो पानी का स्तर और ज़्यादा बढ़ता है, हाई टाइड आता है, और जो लो टाइड होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है इधर साइड के अंदर में। जब नीप टाइड होती है तो इतना पानी का स्तर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख लीजिए कि अगर तीनों सीधी रेखा में तो स्प्रिंग टाइड, अगर यहाँ पर मैं 90 डिग्री बना रहे तो नीप टाइड, फिर यहाँ पर मैं स्प्रिंग टाइड और फिर नीप टाइड। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो नीप टाइड, और एकदम सीधी रेखा में तो स्प्रिंग टाइड, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, ये जो बृहद ज्वार होता है आप लोगों का, स्प्रिंग टाइड, जब तीनों सीधी रेखा में होते हैं, वो जनरली पूर्णिमा और अमावस के दिन ही होता है, पूर्णिमा और अमावस के दिन। तो बृहद ज्वार स्प्रिंग टाइड कब आता है? जब तीनों सीधी रेखा में होने वाले हो, तो या तो पूर्णिमा का दिन होगा या तो फिर अमावस का दिन होगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं अमावस और पूर्णिमा के दिन जो है ना वो आपको समुद्र किनारे पर नहीं जाना चाहिए। तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन सा वाला टाइड बन रहा है ये आपका? थैंक यू सौमित जी। बिल्कुल समीक्षा तिवारी जी, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नीप टाइड, लघु ज्वार भाटा, क्योंकि यहाँ पर में उसने पूरा जो है वो नहीं बनाया था। अच्छा, जब वो हाई टाइड्स लो टाइड्स आते हैं ना, तो नेविगेशन में भी आप लोगों की मदद करते हैं, नौ संचालन में, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ता है तो पानी बहुत ज़्यादा आगे तक आ जाता है, ठीक है। और पानी के साथ में जो है मछलियाँ भी आती है, तो फिशिंग करने में, मछलियाँ पकड़ने में भी आप लोगों की मदद होती है।
अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, और आप लोगों को केवल सीटेट में नहीं बल्कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आपकी आने वाली एग्जाम, जब जैसे आप हो सकता है आप केवीएस देने वाले हो सकता है आप DSSB की एग्जाम देने वाले हो सकता है आप BPSC की एग्जाम देने वाले हो, TRE की, AWS, EMRS, चंडीगढ़, आपकी सभी एग्जाम्स में ये वाले पॉइंट्स आपको काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ कलकत्ता मदरसा की, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, पहली बात तो मदरसा क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो एक बार मैं आंसर यहाँ पर मैं पहले हटा देता हूँ और इसको नीचे रख देते, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर आप लोग मुझे फिर आप लोग आंसर बताना। ठीक है, अगले 2 मिनट तक आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर आप लोग आंसर बताना। तो कलकत्ता मदरसा, मदरसा का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ऐसी जगह जहाँ पर में बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। ओके, तो अरबी जो सिखाई जाती है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है जैसे स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही अगर अरबिक टीचिंग दी जा रही है, अरबी की टीचिंग दी जा रही है तो उसको मदरसा कहेंगे। ठीक है, तो कलकत्ता मदरसा जो है उसकी स्थापना 1781 के अंदर में की गई थी। किसके? अरबी भाषा पढ़ाने, पर्शियन भाषा और इस्लामिक लॉ पढ़ाने के लिए। इसके अलावा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी बनारस में, हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में 1791 के अंदर में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना है, हिंदू कॉलेज बनारस में 1791 के अंदर में। ओके, उसके बाद में जो है, अच्छा यहाँ क्या पढ़ाया जाता था ये हिंदू कॉलेज के अंदर में? ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट पढ़ाए जाते थे, जो हमारे संस्कृत टेक्स्ट हुआ करते थे ना वो पढ़ाए जाते थे, संस्कृत टेक्स्ट। ठीक है, 1791 के अंदर एक अधिकारी थे, ये मान लो एक वो पर्सन है, ठीक है, उन्होंने ये योजना बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारी थे वो, इसी वजह से उसका नाम चार्ल्स वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। ओके, तो 1854 के अंदर में उन्होंने जो है यहाँ पर में इंग्लिश एजुकेशन को भारत में बढ़ावा देने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए थे, उसी को वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। भारत के अंदर में इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने का मैग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था कि भाई इंग्लिश एजुकेशन को जो है सबसे पहले बढ़ावा देने की बात कब की गई थी? तो 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है, तो जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था, ये एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ आपको, थॉमस मैकॉले जो थे, मैकॉले, इन्होंने ना एक पैम्फलेट लिखा था, ये है तुम्हारे चचा का लड़का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा था अपनी नोटिंग्स कि भाई अगर भारतीय लोगों को अंग्रेजी एजुकेशन सिखाओगे आप, तभी जाकर उनको पश्चिमी ज्ञान से अवगत करा सकते हैं, भारत के लोगों को तो कुछ ही नहीं आता, अनसिविलाइज्ड लोग हैं। हाँ, तो अपन तो अनसिविलाइज्ड ही थे, यही आया था ना बड़ा सफेद मुँह, ठीक है, सिविलाइज्ड वाला। ठीक है, अपन लोग तो थे ही नहीं अच्छे, हमको सिविलाइज बनाने के लिए अंग्रेजी एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन सिखाना ज़रूरी है, ऐसा इसका मानना था। तो उसने बोला कि भाई अगर हम लोगों को सिविलाइज बनाना है तो इंग्लिश सिखाना ज़रूरी है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तभी डेवलपमेंट हो जा सकता है यहाँ पर में जब ये लोग इंग्लिश सिखाएंगे हमको। ओके, तो मैकॉले ने क्या किया था, माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन लिखी थी, एक पैम्फलेट, एक छोटा सा उन्होंने बुक लिखी थी, छोटी सी। ठीक है, और उसी के बाद में जो है फ्रेंड्स आपका 1835 के अंदर में मैकॉले ने, ठीक है, क्या किया था, मैकॉले के बोलने पर ही आपका जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है वो पास किया गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, बताओ जल्दी से। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कीजिए जल्दी जल्दी से। 800 से ज़्यादा लाइक्स हो गए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा सकूं मैं। देखिए, अगर हम बात करें कलकत्ता मदरसा की, तो कलकत्ता मदरसा जो है फ्रेंड्स 1781 के अंदर में स्टार्ट हुआ था। ओके, बनारस में संस्कृत कॉलेज, जिसको हिंदू कॉलेज भी कहा जाता था, जो नाथन डंकन ने स्टार्ट किया था 1791 के अंदर में। अब आप बताओ वुड्स डिस्पैच कब आया था? वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के अंदर में। तो ये आप लोगों की जोड़ी बनेगी, एक ही जोड़ी 2 के साथ में बननी है, और एक ही जोड़ी 2 के साथ में बनी हुई एक ही जगह पे, और ये एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर दिया, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हो, ये सारी चीज़ें लिख दो एक एक बार, अगर हो सके तो कमेंट में लिख दो ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये भी एक जोड़ियाँ मिलाने वाला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ने बना दी जोड़ी। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में दिया हुआ है। गायकवाड़, होलकर, भोसले, सिंधिया, ठीक है, कौन कहाँ से थे? ये मराठा जो है सरदार हुआ करते थे, और कहाँ पर में उनका शासन था वो दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स सिंधिया राजघराने की, ठीक है, तो सिंधिया आज भी आप लोगों को पता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री है, ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, वो कहाँ से है? ग्वालियर से है। तो ग्वालियर, सिंधिया राजघराना ग्वालियर से था। डी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है, और डी की जोड़ी 1 के साथ में यहाँ नहीं लगी है, यहाँ नहीं लगी है। ठीक है, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर हो सकता है आपका। भोसले नागपुर के थे, नागपुर के भोसले, राजा भोसले,
नागपुर के, तो सी की जोड़ी 4 के साथ लगनी है और एक ही जगह पे लगी हुई है 4 के साथ में जोड़ी, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हो गया यहाँ पर में। होलकर की बात करेंगे तो होलकर हुआ करते थे इंदौर के, आज भी इंदौर के एयरपोर्ट का नाम रानी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदौर का नाम, इंदौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम। तो अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, उनकी महारानी, तो होलकर याद रखना आप लोगों ने, इंदौर के थे। और गायकवाड़ जो थे बड़ौदा के थे, गायकवाड़, जितने भी गायकवाड़ राज्य घराने के लोग थे बड़ौदा से शासन करते थे। ओके, तो ये मराठा सरदार हुआ करते थे, अलग अलग इलाके से जो शासन करते थे। एक बार लिख दो यार, सारे के सारे लिखो। चलो मैं आप लोगों से जो जो बोलता हूँ ना वो लिखते जाओ आप सभी लोग। ओके, एक काम करते, इसको हटा देते, थोड़ा सा इसको छुपा देते यहाँ पर। मैं आप लोग मुझे बताओ, ठीक है, नागपुर से कौन थे? मेरे बताने से पहले आप लोगों को लिख देना है। ग्वालियर से कौन थे? ग्वालियर, ठीक है। आप लोग बताइए बरोड़ा से कौन थे? बरोड़ा, ठीक है, बरोड़ा या बरोड़ा जो भी आप लोगों को लिखना है उसको, ठीक है। और इंदौर से कौन थे? ओके, तो आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो नागपुर से अभी आप लोगों को बताया मैंने, ठीक है, भोसलेस, ग्वालियर से सिंधिया, बड़ौदा से आपके गायकवाड़ और इंदौर से होलकर, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख दिया होगा होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। मराठा चीफ्स थे, अलग अलग थे, सिंधिया ग्वालियर से, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले से नागपुर। उज्जैन जो है वो सिंधिया लोगों के कंट्रोल में था और इंदौर होलकर लोगों के कब्जे में था, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं आंसर्स करते रहेंगे जल्दी जल्दी से। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, हमारे भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है कि मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म या क्रिश्चियन धर्म, कोई हमारे भारत का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, मतलब हमारे भारत के अंदर में गवर्नमेंट जॉब में रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, हमारे भारत में हिंदू धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म है वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण होता है कि हमारे भारत में? नहीं होता, ठीक है। तो हमारे भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि हमारे भारत ने कोई एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रहा है, हिंदू धर्म को या मुस्लिम धर्म को या ईसाई धर्म को या सिख धर्म को, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्या रिजर्वेशन रिलीजन के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर? नहीं, भारत में धर्म के आधार पर कोई रिलीजन नहीं होता, कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। 850 के करीब लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप सभी लोगों ने, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे और आपकी जॉब तक, जब तक आपको जॉब नहीं लग जाती तब तक जो है फ्रेंड्स आप लोगों की हम लोग मदद कर सके, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा आपका, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ठीक है। चलिए, काफी सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, ओके। नाउ हमारे भारत में एसटी को रिजर्वेशन है, एससी को रिजर्वेशन है, ओबीसी को है, इकोनॉमिक आधार पर भी है, आपका जो पैसों के आधार पर कि भाई आर्थिक स्थिति कैसी है उसके आधार पर भी ईडब्ल्यूएस का कोटा दिया गया है 10% का, लेकिन धर्म के आधार पर कहीं पे भी नहीं दिया गया है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताना है आप लोगों ने, पारंपरिक स्रोत। तो ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत होते हैं, आप लोगों के परंपरागत स्रोत होते हैं, वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और बहुत कम समय से उपयोग कर रहे हैं हम उसका। देखिए कन्वेंशनल का मतलब ही होता है परंपरा, भाई परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ठीक है, सारिका, सोनाली, राहुल, मधु, ठीक है, ये सब पता है ना आप लोगों को। तो परंपरा का मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर में, पुराने जमाने की। तो बहुत कम समय से नहीं, बहुत ज़्यादा समय से इस्तेमाल कर रहे हो आप, लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हो, ये इसका मतलब होता है परंपरागत स्रोत का, लंबे समय से, ठीक है। तो ये सीमित मात्रा में होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोयला वगैरह हो जाए, फॉसिल फ्यूल हो जाए, सीमित मात्रा में, अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उनका तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि सीमित मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, भाई संभाल के खर्च करना है, और आप लंबे समय से स्टार्टेड यूजिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टाइम, नहीं वेरी बिग टाइम, आप लंबे समय से जिसका इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो ये गलत है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली वन। ट्रू पूछा है ना आपसे, तो ट्रू पूछा है तो ओनली वन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती है और हम लॉन्ग टाइम से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, जलाऊ लकड़ी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों के कुछ परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के एग्जाम्पल है, ठीक है।
वही अगर आप लोगों से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की बात कर लेना तो वो आप लोगों को याद रखना है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। अभी अभी इस्तेमाल करना स्टार्ट किया हमने उनका थोड़े समय पहले। निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है? एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स नहीं है, नॉट बोला है ना, और एंडोजेनिक नहीं है मतलब वो एक्सोजेनिक है, बाहरी कारण है उसका। देखो एंडोजेनिक का मतलब होता है अंदरूनी कारण, अंतर्जात कारण अंदर का, और एक्सोजेनिक मतलब बाहर का कारण। अर्थक्विक भाई अंदर से होता है, वो पृथ्वी के अंदर में हलचल होंगी यहाँ पर में तो अर्थक्विक आएगा, तो ये अंतर्जनित बल का कारण है, परिणाम है। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन, आप लोग ऐसा तो नहीं है यहाँ पर में कि इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया यहाँ पर में कि धन 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 आप ऐसे चल रहे हो और भाई उधर से बोले उधर में पृथ्वी हिल गई और उधर से भूकंप आ गया, लावा का इरप्शन हो गया, वो सब एंडोजेनिक फोर्सेस है, आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते उसको। ठीक है, उसके बाद में लैंडस्लाइड और सी वेव्स, आप लोगों की समुद्री लहरें, इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा वाला आप लोगों को लगता है कि एंडोजेनिक का कारण हो सकता है। अब मैं ना आप लोगों को क्या करता हूँ, एक बार इसको भी मैं फिर से एक बार हम वो कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं, और मैं आप लोगों को दिखा दूँ पहले स्लाइड टीचिंग परीक्षा की, और आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये कोर्स में भी मैं पूरा आपको करवा रहा हूँ। देखिए, जो फोर्सेस अंतर्जनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो अंदर में जनरेट होते हैं और अर्थ पर मूवमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अर्थक्विक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ज़मीन का खिसकना, वो आप लोग नहीं खिसकाते हो यहाँ पर में कि कुछ ऐसा हो आपने हवा चल रही थी यहाँ पर में और आपने जो है ज़मीन खिसक गई, नहीं, वो भूकंप वगैरह आता है, थोड़ी सी हलचल होती है तो लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड का मतलब पहाड़ पे से ऐसे भूमि का ऐसे ऐसे फिसल जाना। ठीक है, लैंडस्लाइड बड़े लेवल के ऊपर में, छोटी मोटी नहीं कि एक पत्थर गिर गया तो लैंडस्लाइड हो गई, नहीं, बड़े लेवल के ऊपर में भूमि का गिरना। एक्सोजेनिक फोर्स या बहिर्जनित बल का मतलब होता है बाहर से फोर्स लगा है, जैसे नदी का बहना। ठीक है, विंड, हवाओं का बहना, हवा बहती है तो पहाड़ को छोटे छोटे कण में काटती जाती है, तोड़ती जाती है। सी वेव्स, समुद्र हवा वो जो लहरें बनती है, क्योंकि क्या होता है समुद्र की सतह पे हवा एकदम आके टकराती है ठपाक करके, तो यहाँ पर में ये ऐसी लहरें बनती है ना, आपने तालाब वगैरह में भी देखा होगा। ओके, ग्लेशियर्स का पिघलना, ये सब क्या है, बहिर्जनित आप लोगों के फोर्सेस है, बहिर्जनित जो है आपके उसके एग्जाम्पल है एक्सोजेनिक फोर्सेस के। ठीक है, जो सरफेस के ऊपर में होती है, जिसका उद्गम सरफेस के ऊपर होता है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, यहाँ पर में एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और एक्सो का मतलब होता है बाहर, जेनिक मतलब उसकी उत्पत्ति, अगर अंदर में उत्पत्ति हो रही है तो एंडोजेनिक, बाहर में उत्पत्ति हो रही है तो एक्सोजेनिक। ठीक है, तो अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है मतलब बाहर का परिणाम है। बीपीएससी 4.0 का बैच कब से आएगा, वो बिल्कुल आ चुका है, नीचे में जो नंबर चल रहा है ना आपका, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। तो सी वेव्स जो है ये क्या है, अंतर्जात नहीं है, बाहर जात का है। ठीक है, बहिर्जनित है, एक्सोजेनिक है, एक्सोजेनिक फोर्स है ये आपका, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो प्लीज़ ये आप ले लीजिए इसका। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपका टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। टीचिंग परीक्षा के ऐप पर हम एक नया एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, आप लोग बताना कितने लोग एग्री करते हो इस बात से। हम ऐसा करते हैं, इसको ना ऐप में टीचिंग परीक्षा का जो कोर्स है उसमें एक फोल्डर को ओपन रख देते हैं, मतलब सबके लिए, आप सबके लिए, चाहे जिसने कोर्स खरीदा हो नहीं भी खरीदा हो, सबके लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो आपकी इन्फोग्राफिक्स होती है, जो भी इस तरीके से जो हमने बनाया, बड़ी मेहनत लगी है फ्रेंड्स इसको बनाने में। ठीक है, मुझे आज भी याद है कि रात रात भर बैठ के इस तरीके से ये बनाए हैं। ओके, आपके लिए इन्फोग्राफिक्स टाइप के। तो इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पर में डाल दिया करेंगे फोटो लेकर, या स्लाइड को वहाँ पर में फोटो के रूप में, और उस पर एक दो क्वेश्चन भी डाल दिया करेंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से होती रहेंगी। तो टीचिंग परीक्षा ऐप आप हर कोई बच्चा डाउनलोड कर लेगा उसको, ठीक है, ऐप को। ओके, और उसको अच्छे से आप लोग करते जाइए। मैं फोल्डर को जो है वो ऊपर में ही रखवा दूंगा एकदम, ताकि आप लोगों को मिल जाए वहाँ पर में। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है आपका, ये आपकी 8वीं कक्षा की हिस्ट्री की बुक के अंदर का एक पॉइंट है। वेरियर एल्विन, ठीक है, तुम्हारे चचा का एक लड़का, इसके अनुसार, ठीक है, ये ब्रिटिशर था, ठीक है, भारत में आया था। उसके अनुसार मध्य भारत के सभी आदिवासियों में से ब्लैंक सबसे अच्छे शिकारी के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, सबसे अच्छे शिकारी, वैसे शिकारी तो भाई सब भी थे तुम्हारे, मतलब ये वाले। इनको एक 13 साल की इसी जनजाति की लड़की से प्यार हो गया था और उनसे उन्होंने शादी भी कर ली थी। ओके, तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है किसकी बारे में बात हो रही है,
कि सबसे अच्छे शिकारी जो है यहाँ पर में कौन से है, तो बैगा जनजाति के बारे में वो बात कर रहे हैं। ओके, बैगा जनजाति के बारे में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैगा जनजाति। बैगा जनजाति की ही एक लड़की थी, 13 साल की थी, उससे उनको प्यार हो गया, उसको भी इनसे प्यार हो गया, पता नहीं क्या देखा उसने भी, लड़की ने, प्यार अंधा होता है। तो उन्होंने शादी कर ली थी बाद में, वेरियर एल्विन ने। बाद में उनके साथ में रहे, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले गए, साथ में रहे, लेकिन प्यार हो गया था वेरियर एल्विन को। बैगा जनजाति की थी वो। ओके, तो मध्य भारत में सबसे ज़्यादा अच्छे शिकारी किसको मानते थे, और ये आप लोगों का जो है ना बैगा जनजाति को मानते थे, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। ये आपको दिखा दूँ, ये पूरा का पूरा उनका नोट है ये, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चेरो ट्राइब। चेरो ट्राइब के बारे में इनमें से कौन सा वाला सही है, बताइए। चेरो ट्राइब के बारे में, चेरो इज फ्रॉम बिहार एंड झारखंड, बिहार और झारखंड से बिलोंग करते हैं चेरो ट्राइब आपकी। ओके, ये बताना है आप लोगों ने। उसके बाद में जो है चेरो ट्राइब के जो मुखिया थे, ठीक है, उनको अकबर ने मनसबदार बना दिया था। चेरो जनजाति के प्रमुख को अकबर द्वारा कुलीन या मनसबदार बना दिया गया था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरो पर हमला किया और उन्हें हरा दिया, लेकिन पूरी तरह से अपने अधीन नहीं किया था। तो देखिए, चेरो जो जनजाति है आप लोगों की फ्रेंड्स, बिल्कुल बिहार झारखंड वाले इलाके में पाई जाती थी। बिहार और झारखंड वाला इलाका, अगर मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरीके से, यहाँ पर में इस इलाके के अंदर में, बिहार झारखंड के अंदर में। ओके, ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है ना यहाँ पर में, एक बार क्या हुआ कि अकबर के समय काल के अंदर में राजा मान सिंह ने इस इलाके पर हमला किया था, ठीक है, और चेर लोगों को हरा दिया, चेर जनजाति लोगों को हरा दिया, लेकिन उनको पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं ले लिया, हराया, लूटपाट की और भाग चले गए, वापस चले गए। तो ये बिल्कुल सही है, पहले 2 पॉइंट आपके, ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है। लेकिन जहाँ तक पहला सही है, तीसरा सही है, जहाँ तक बात दूसरे नंबर की है, चेरो जनजाति के मुखिया को नहीं, अकबर ने जो है, कौन से जनजाति थी वो, गख्खर जनजाति थी। कमाल खान गख्खर का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो वो गख्खर जनजाति के एक नेता थे, कमाल खान गख्खर, उनको उन्होंने मनसबदार बनाया था, चेरो को नहीं। तो गख्खर जनजाति के थे, कमाल खान गख्खर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर में क्या होगा आपका भाई, आंसर हो जाएगा 1 और 3, क्योंकि दूसरा वाला गलत है आपका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया है, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। अदिति हेडाऊ ने लगा दिया आंसर सही, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, 1000 लाइक्स के बहुत पास में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में, 964 लाइक्स हो चुके। जल्दी से अगले 1 मिनट के अंदर मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, तो हमारा पूरी टीम मोटिवेट होती रहेंगी आपके लिए। बिहार झारखंड के इलाके में पाई जाती थी चेरो जनजाति, लिख दो, ठीक है। राजा मान सिंह ने इनके ऊपर में 1591 में हमला किया, लेकिन पूरी तरह से अधीन नहीं किया। चेरो जनजाति के ऊपर में कब्जा किसके समय में किया गया था, अकबर के समय में या औरंगजेब के समय में? बाद में औरंगजेब का जब शासन आया तब जाकर जो है चेरो को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और क्या बात है, मतलब आप सभी लोगों का फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा आप लोगों से 1 मिनट के अंदर में कर दीजिए, तो आप सभी लोगों ने तो 30 सेकेंड्स के अंदर में ही 1000 पार करवा दिया। तो ये दिल आप लोगों के लिए, ठीक है। कैसा दिल बना यार, मेरा दिल ऐसे ही है, समझ लीजिए, मान लीजिए, या आप लोगों को आता हो बनाना तो आप लोग बना देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वो जो कमाल खान गख्खर वाली बात थी ना, वो ये वाला क्वेश्चन था आपका। किसको बनाया था उन्होंने अपना मनसबदार? कमाल खान गख्खर को, ठीक है, गख्खर जनजाति का था वो। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, ग्राम भोजक जो विलेज हेडमैन था नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, उत्तरी भारत के अंदर में, आपको बताना है कि इसके बारे में कौन सी वाली बात सही है। थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को दिख नहीं रहा, तो मैं ऊपर इसको उठा देता हूँ थोड़ा सा। ग्राम भोजक जो विलेज हेडमैन होता था उत्तर भारत के अंदर में, उसके बारे में कौन सी वाली बात सही है? पहली बात तो एक आप लोगों को पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया कि ग्राम भोजक किसको बोलते थे, जो गांव का मुखिया होता था उसको कहा जाता था ग्राम भोजक। ये बात क्लियर हो गई सब लोगों को? ग्राम भोजक मतलब गांव का मुखिया, ठीक है। वो जनरली गांव का सबसे बड़ा मनसबदार हुआ करता था, या गांव का सबसे बड़ा जमींदार, ठीक है, उसी को आप, ठीक है, गांव का जो भी सबसे बड़ा मनसबदार है जनरली, या गांव का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड या जमींदार, उसको ग्राम भोजक बना दिया जाता था। बिल्कुल सही बात है। ये पोस्ट हेरिडिटरी थी, वंशानुगत थी। इसका मतलब ये है कि भाई राजा, उसके बाद में उसी का बेटा जो है वो राजा, वो बन जाएगा, ग्राम भोजक बन जाएगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, ज़मीन भी तो उसके बेटे को ही मिलेंगी, वंशानुगत पद था, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर में ये राजू है, ये राजू ग्राम भोजक है हमारा अभी, ठीक है। जब ये राजू मर गया तो राजू का बेटा जो है ये बन गया आपका काजू, ठीक है। अब ये राजू का बेटा काजू जो है ये ग्राम भोजक बन जाएगा। तो वही वाली बात, ठीक है, मैं शिवगामी देवी, ठीक है, ये
आपको वचन देती हूँ कि आज से आपके नए सम्राट है काजू, ठीक है, बादाम, पिस्ता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काजू जो है फ्रेंड्स राजू का बेटा था, इस वजह से ये बन गया, तो इसको वंशानुगत बोला जाता है, हेरिडेटरी, वंशानुगत। तो वंशानुगत पोस्ट हुआ करती थी ग्राम भोजक की भी। राजा कभी भी इनका इस्तेमाल टैक्स वसूल करने के लिए नहीं करता था। अरे भाई क्यों नहीं करेगा राजा, बोलेगा भाई तुम अपने इलाके से टैक्स वसूल करके लाके दो। जब ये नेवर शब्द बोल रहे हो, इतनी बड़ी बात बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आ रही एग्जामिनर भाई साहब? नेवर बोल दिया तुमने डायरेक्टली, कभी यूज़ नहीं करता था राजा उनको। अरे यूज़ करता था टैक्स वसूल करने के लिए। ग्राम भोजक वाली बात जो है आपकी, ये 7वीं 8वीं शताब्दी के, तब तक तो टैक्स वसूल करना बहुत बहुत कॉमन हो चुकी थी बात। तो ये वाला गलत है, नेवर बोल के। ग्राम भोजक या जो गांव के मुखिया वगैरह होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था टैक्स वसूल करने के लिए। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। इनके पास में गुलाम भी होते थे और ये लोगों को हायर भी करते थे। बिल्कुल सही बात है। आपसे क्या पूछा उन्होंने? नॉट ट्रू। अरे बस बात खत्म हो गई आप लोगों की। नॉट ट्रू पूछा है ना आप लोगों से, तो तीसरा वाला नॉट ट्रू है, खत्म बात। तीसरा वाला ऐसे आप लोगों को करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आप लोगों के। चलिए, मुगल प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने सैन्य वेतन और लेखा एवं संबंधी कर्तव्य को संभाला? क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके ऊपर में जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में भी एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का एक बार कि मुगल प्रशासन के समय में कौन कौन सा काम संभालता था। तो सैन्य वेतन अधिकारी, ठीक है, सैन्य वेतन का लेखा जोखा रखने वाला और सैनिकों को वेतन बांटने वाला। ओके, मैं पूरा आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर। मैं आप लोग देखिए, मिलिट्री पे मास्टर जो होता था, सैनिक वेतन अधिकारी जो सैनिकों का वेतन का लेखा जोखा रखता था, उसको बख्शी बोलते थे, बख्शी, ठीक है। जो धार्मिक मामलों का मंत्री होता था, धर्म कर्म के काम करने वालों कार्यों का मंत्री, उसको सदर बोलते थे। सेना नायक जो सेना का प्रधान होता था उसको फौजदार बोलते थे। नगर का पुलिस अधिकारी उसको कोतवाल बोलते थे। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो कोतवाल मतलब पुलिस वाले सैया इनके, ठीक है। जो वित्तीय अधिकारी होता था हर प्रांत में, एक्चुअल में क्या है ना कि उस समय में आप मुगल साम्राज्य को ऐसे इमेजिन कीजिए, उसको छोटे छोटे अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था, ठीक है। जैसे अलग अलग राज्यों में बांटा गया ना अभी, वैसे तो हर प्रांत में एक जो है क्या होता था, फाइनेंस ऑफिसर होता था जिसको दीवान कहते थे, दीवान साहब, ठीक है। आपने ये अच्छा नहीं किया, हिंदी मूवीज में आप लोगों ने सुना होगा ना, ठीक है, दीवान साहब वाला टाइप का। तो वित्तीय अधिकारी जो है वो दीवान साहब, आपके फाइनेंशियल ऑफिसर। चलिए, हु वर नोन एज उझावर इन तमिल रीजन। अब देखो, उत्तर भारत के अंदर में हम लोगों ने देखा कि जो गांव का मुखिया होता था उसको बोलते थे आप ग्राम भोजक। अब बात हो रही है दक्षिण भारत की या तमिल क्षेत्र की, ये वाले इलाके की। तो ये वाले इलाके के अंदर में उझावर जो शब्द है उसका मतलब क्या होता था, ठीक है। तो उझावर किसे कहा जाता था? लैंडलेस लेबर, जिनके पास ज़मीन नहीं है, गुलामों को, ऑर्डिनरी प्लफमैन को, या लार्ज लैंड ओनर को उझावर। बताइए। जी, तो साधारण हलवाहक जो होते थे, ऑर्डिनरी प्लफमैन, मतलब कि प्लॉमैन, साधारण हलवाहक जिसके पास में छोटी मोटी ज़मीन हो, ठीक है, और वो छोटे से ज़मीन के ऊपर में खेती बाड़ी करता हो अपनी। तो साधारण जो किसान होता था, ठीक है, साधारण हलवाहक, हलवाहक मतलब किसान, ठीक है, उसको दक्षिण भारत के अंदर में उझावर कहते थे। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर में। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चरक संहिता वह पहली पुस्तक थी जिसमें मानव शरीर में हड्डियों का सही संख्या दी गई थी। चरक संहिता में पहली बार आपको मानव शरीर के अंदर में कितनी हड्डियां है वो बताया गया था, पहली बार। सही, जल्दी बताइए। अच्छा, एक और चीज़ बता दो, अभी 4 बजे आप लोगों की क्लास हुई थी, अभी 6 बजे आप लोगों की एक और क्लास भी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि जो भी पेड वाले बच्चे उन लोगों के लिए है। और आपको मैंने बताया ना कि आप लोग क्या करना, टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, सभी के सभी लोग, और उसमें मैं आपके लिए डाल दूंगा यहाँ पर मैं जी। तो ये इन्होंने गलत बताया था चरक भाई साहब ने, ठीक है। चरक संहिता के अंदर में कितनी बताई थी? 306 हड्डियां बताई थी उन्होंने, 306 हड्डियां है, जबकि एक्चुअल में होती कितनी है? 360 बताई थी इन्होंने। ओके, होती कितनी है? 206 होती है। मुन्ना भाई MBBS देखी होंगी अगर आपने तो ये पहला वाला गलत है। चरक संहिता इज अ बुक ऑफ रिलीजन। अरे भाई मेडिसिन के ऊपर बुक है वो यार, ठीक है। चरक संहिता दोनों गलत है आपका, ठीक है। आप लोगों से ट्रू पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? नन ऑफ द अबव। दोनों के दोनों गलत है, ओके। रिलीजन की बुक नहीं है वो चरक संहिता। यहाँ आप देख सकते हो कि 2000 साल पहले चरक हुआ करते थे। तो चरक का समय काल कितना पुराना है? चरक संहिता जिसने लिखी, चरक, ठीक है, चिकित्सक थे, तो बताइए कितने साल पुराना है? तो 2000 साल पुराना इनका इतिहास है।
मेडिसिन के ऊपर में, ठीक है, ये चिकित्सा के ऊपर में बुक लिखी गई थी। इन्होंने अपनी बुक में 360 हड्डियां बताई, जबकि एक्चुअल में 206 होती है। शायद से चरक भाई साहब जो है उन्होंने तीत दांत वगैरह को भी हड्डियों में ही गिन लिया होगा शायद। अब वो तो जब अपन ऊपर जाएंगे तब बताऊँ, पूछ के बता दूंगा मैं आप लोगों को उधर में, अगर ऊपर में भी सीटें टूटेट होती होंगी अपनी, ठीक है, स्वर्ग में। अपन तो स्वर्ग में जाएंगे ना, अपन नरक थोड़ी जाएंगे अपन लोग, जब भी 2-3 हज़ार साल बाद आगे में, तब उधर में पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, उनसे पूछ करके एक्चुअल में क्या था। लेकिन शायद ये माना जाता है कि चरक भाई साहब तीत, जॉइंट और कार्टिलेज वगैरह को भी उन्होंने गिन लिया होगा। अटलांटिक महासागर के बारे में कौन सा वाला कथन सही है बताइए? अटलांटिक महासागर, जल्दी जल्दी से बताना है आप सभी लोगों ने, अटलांटिक महासागर के बारे में कौन सा सही है। और एक बार लाइक एंड शेयर करते रहेंगे यार फ्रेंड, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग 1100 के पास हम लोग पहुंच गए हैं। और आप सभी लोग एक एक बच्चा जब यहाँ पर में कंट्रीब्यूट करेगा ना, तभी जाकर जो है मजा आएगा और ज्यादा काम करने में आप लोगों के लिए। सर हम भी चलेंगे आपके साथ। अरे बिल्कुल, कैसी बात करो, अपन सब पूरे के पूरे लोग अपन अच्छे काम कर रहे हैं, अपन पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर में, कितना काम कर रहे हैं अपन यहाँ पर में। सर एक बार बता दो कि आपको क्या हुआ है। सोनी राय जी, बट अभी तो मेरी शादी हुई ही नहीं है, मतलब तो मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, मतलब लड़का लड़की कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या पूछना क्या चाह रहे हो, क्या हुआ है? क्योंकि मेरे को ऐसा बीमारी वगैरह या कुछ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अगर आप ये पूछोगे सर क्या हुआ है, तो फिर दूसरा मेरी शादी नहीं हुई है, तो वो भी मैं बता नहीं सकता आपको कि क्या हुआ है। जब होगा तो मैं बताऊंगा बिल्कुल आपको कि कुछ हुआ है करके। तबीयत के बारे में नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं, ठीक है, जो भी छोटा मोटा यार होता है तो चलता रहता है। चलिए, इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, गलत बात, लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट ओशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक प्रशांत महासागर है। यहाँ बात अटलांटिक की हो रही है, तो ये गलत है आपका। सर्कुलर इन शेप है, मतलब पूरी तरह से सर्कुलर है, गलत। सर्कुलर जो है वो आपका फिर से प्रशांत महासागर के बारे में बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया से घिरा हुआ है, वो अटलांटिक पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक नहीं। हाईली इंडेंटेड इरेगुलर उसकी तटरेखा है। इसका मतलब क्या होता है, बात की गहराई को समझो आप लोग, ठीक है। जो तटरेखा है ना, या तो ऐसी हो सकती है, या तो ऐसी कटी फटी, ऐसी 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 इस तरीके से जो है ना, ऐसा हो सकता है। इसको बोलते हैं कटी फटी इंडेंटेड। तो अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है, कोस्ट लाइन है, वो बहुत ज़्यादा हाईली इंडेंटेड और इरेगुलर है, जिसकी वजह से वहाँ पर में जो है क्या होता है, नेचुरल बंदरगाह वगैरह बन जाते हैं वहाँ पर में, ठीक है, नेचुरल बंदरगाह बन जाते हैं। ओके, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। मारियाना ट्रेंच इज इन ओशन, नहीं, मारियाना ट्रेंच जो है आपका पैसिफिक प्रशांत महासागर के अंदर में, ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का गलत है। ओके, जल्दी आगे में बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। आप लोगों का कौन कौन सी ओशियंस है, देखिए आप लोग ओशियंस का जो है क्रम आप लोगों को याद रखना है। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, पैसा, PAISA, ठीक है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। सबसे छोटा वाला महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है आप सभी लोगों ने। जो बात हो रही थी ना, इतना सारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका कि जो है सर्कुलर शेप का है, तो सर्कुलर शेप जो है वो आपका प्रशांत महासागर का जो सबसे बड़ा महासागर है आपका। मारियाना ट्रेंच जो कि सबसे गहरा पॉइंट है, वो यहाँ पर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, प्रशांत महासागर के अंदर में सबसे गहरा पॉइंट मारियाना ट्रेंच सर्कुलर शेप का है। ये दुनिया का 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 सरफेस एरिया कौन कवर करता है, ठीक है, 1/3 वो प्रशांत महासागर कवर करता है। इतना बड़ा है वो कि पूरी दुनिया का 1/3 हिस्सा तो सिर्फ प्रशांत महासागर में ही है, ठीक है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ, साउथ अमेरिका जो है वो इसको सराउंड करते हैं। जैसे देखिए एशिया यहाँ पर में, ऑस्ट्रेलिया यहाँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये इससे घिरा हुआ है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बता दूं कि मारियाना ट्रेंच जो कि दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है, इसकी गहराई कितनी है बताओ, इसकी गहराई कितनी है? 11,000, ठीक है, 22 मीटर इसकी गहराई है मारियाना ट्रेंच की। और माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचा शिखर है, उसकी है लगभग 8,848 मीटर। अगर हमने माउंट एवरेस्ट को उठा के ऐसा इसमें रख भी दिया ना, तो भी माउंट एवरेस्ट पूरा अंदर में डूब जाएगा, दिखेगा भी नहीं, वो इतना गहरा है। माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है मारियाना ट्रेंच। वही बात अटलांटिक महासागर की करूँ मैं, तो वो एस शेप का है, ना कि सर्कुलर शेप का, एस शेप का है। इसकी तटरेखा बहुत ज़्यादा कटी फटी है, ये ऐसी इंडेंटेड है, जिस वजह से ये क्या होता है, यहाँ पर में प्राकृतिक बंदरगाह बन जाते हैं। और सबसे बिजी ओशियन कौन सा है, जहाँ सबसे ज़्यादा जाते हैं जहाज वगैरह, अटलांटिक महासागर ही है सबसे ज़्यादा, जहाँ पर में जहाज जाते हैं।
देखिए ग्रीनविच के अंदर में अगर दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या बजेंगे? सिंपल सा है, देखिए कोई भी जो लाइन होती है ना आप लोगों की, जैसे ग्रीनविच है मान लीजिए यहाँ पर में, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं 12 PM हो रहा है और आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग बताइए कि इसके 25 डिग्री पश्चिम में मतलब 25 डिग्री जो है वेस्ट में कितना बज रहा होगा। तो आप देखो गैप कितना है, ठीक है, हर 1 डिग्री के ऊपर में, ठीक है, कितने मिनट का फर्क आता है हर 1 डिग्री के अंदर में? पता है आप लोगों को हर 1 डिग्री में कितने मिनट का फर्क आता है? 4 मिनट का फर्क आता है, 4 मिनट का, ठीक है। तो 25 डिग्री के अंदर में कितने मिनट का फर्क आएगा आप लोगों का? 100 मिनट का फर्क आ जाएगा। 100 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 घंटा 40 मिनट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट। अब जितना ज़्यादा आप पश्चिम में जाते हो ना, आपको माइनस करना पड़ता है, समय पीछे जाना पड़ता है, और जितना ज़्यादा आप पूरब में जाते हो उतना ज़्यादा समय आपको प्लस करना पड़ता है। ये बेसिक लॉजिक है। तो आप लोग जो है 12 बज रहे हैं अगर, तो आपको 1 घंटा 40 मिनट पीछे जाना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अब इसका आंसर बताएं मुझे। 1100 से ज़्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। आप लोग आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा कि 1 घंटा 40 मिनट पीछे जाना है आप लोगों ने, तो 10:20 का सुबह का समय होगा, क्योंकि दोपहर के 12 बज रहे थे, तो 10:20 हो रहे हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 11:20 लगाने वालों, तुमको जनता कभी माफ नहीं करेगी। मतलब तुमको 1 घंटा 40 मिनट माइनस करना नहीं आ रहा, तुम सिर्फ 40 मिनट कर रहे हो माइनस। 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा माइनस करोगे 11 और फिर और 40 मिनट माइनस करो तो 20 मिनट बचेंगे, तो 10:20 हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 स्वतंत्रता सेनानियों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, जल्दी बताइए क्योंकि अभी 6 बजे पेड क्लास में भी क्लास है आपकी। अदर स्टेट वालों को स्टेट में उतना ही, वो 50% ही, स्टेट का 50% ही होता है। पुजर कुट्ठी जी बताते जाइए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जी। तो सुभाष चंद्र बोस नहीं होंगे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये जो है फ्रेंड्स रेडिकल ग्रुप या फिर जिसको गरम दल कहते हैं ना, उनके नेता थे, ठीक है। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट या फिर जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा स्वराज, ये किसका नारा था? ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं ना भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में आपको क्रमबद्ध करना है यहाँ पर मैं, ठीक है। भारत है मान लीजिए ये आपका, ओके, और उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ से उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना है, ओके, और दक्षिण पूर्व की तरफ में जाना है हमने। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों का ग्रेट इंडियन डेजर्ट आ जाएगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट वो दिया है आप लोगों को सी में, ठीक है। फिर यहाँ पर में अरावली पर्वत श्रृंखला है, डी आ जाएगा यहाँ पर में, ओके। फिर यहाँ पर में विंध्या रेंज है आप लोगों की, विंध्या रेंज, बी आ जाएगा आपका, बी, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पर में दक्कन का पठार है नीचे में, दक्कन का पठार डी में दिया है। अच्छा यहाँ पर में ये विंध्या रेंज जो है आप लोगों का, अरावली जो है आप लोगों को दिया हुआ है ए में, ठीक है, अरावली ए में दिया हुआ है, आपका बी में दिया हुआ है विंध्या रेंज, दक्कन का पठार डी में दिया हुआ है, और यहाँ पर में ईस्टर्न घाट है आपका ई में। तो CABDE, CABDE ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। मैप के थ्रू भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर में डेजर्ट है हमारा, ठीक है, जो रेगिस्तानी इलाका है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर में आप देखोगे, यहाँ पर में अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। फिर बीच में यहाँ विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज, उसके नीचे सातपुड़ा है, और यहाँ दक्कन का पठार है, और ईस्टर्न घाट यहाँ पर में आपका। तो इस तरीके से ये लगाना था आप लोगों को पूरा का पूरा, ओके। चलिए तो ये चीज़ थी फ्रेंड्स आप लोगों की। और मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को करवाने हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि एक ये क्वेश्चन आप लोगों का जल्दी से कर लीजिए ताकि हम लोग फिर आगे बढ़े जल्दी से, ठीक है। फिर मैं आप लोगों के साथ में जो टेस्ट है वो भी शेयर करता हूँ। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर पार किया? यहाँ हमारा भारत है, यहाँ यूरोप है, तुम्हारे चचा का लड़का इधर साइड चला गया, ठीक है, उसको लगा इधर जाने से जो है वो मिलेगा भारत, बट यहाँ पर में उसको नया महाद्वीप अमेरिका मिल गया। तो वो था कौन?
जो पश्चिम की तरफ चला गया अटलांटिक महासागर पार करके, वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। देखो यहाँ बात क्या हो रही है, ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ बोल रहे हैं कि जो वो था हमारा वास्को डी गामा, वो तो इस तरीके से नीचे की तरफ में आया, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस किधर साइड चला गया था, यहाँ से निकला वो, ठीक है, इधर साइड से, और यहाँ चला गया वो इधर साइड में, पश्चिम की तरफ चला गया, ठीक है, वो इधर नीचे की तरफ में आया ही नहीं। तो वो बात हो रही है क्रिस्टोफर कोलंबस की, ठीक है। तो कोलंबस यूरोप से निकल के पश्चिम की तरफ में गया और एक नए ही महाद्वीप की खोज कर ली थी उसने। ओके, इस तरीके से ये चीज़ थी आप लोगों की। टेस्ट का रिजल्ट ऐप पर नहीं मिलता, प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। देखिए मिलता है बिल्कुल ऋचा जी, आप अगर टेस्ट ऐप के ऊपर में जाओगे और ऐप पे जाकर ना वो 3 डॉट होते हैं ऊपर में, उस पर क्लिक करोगे और फिर फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे ना, वहाँ पर मैं अगर आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट किए, जो मैं लिंक आपके साथ में अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको जो है वो मिल जाएगा। टीम प्लीज़ एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक क्लास अभी पेड में भी है, ठीक है, तो उसमें भी अभी आप लोगों ने करना है क्लास। ओके, और बाकी मैं आप लोगों को ऐप के ऊपर में फ्रेंड्स बहुत सारी और भी जो चीज़ें हैं ना, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि इन्फोग्राफिक्स वगैरह हमने बोला है ना, वो ऐप पर मिल जाएगा। तो टीचिंग परीक्षा ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे ज़रूर। और ऐसे ही फ्रेंड्स रोज़ सेशन को देखिए अच्छे से, आगे बढ़ते जाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, टीचिंग परीक्षा चैनल को, ताकि ऐसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशंस वगैरह भी मिलते रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे शार्प 5 बजे हम लोग फिर से एक बार, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।